नमस्कार, साधना न्यूज पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोज श्रीवास्तव हूं और आप देख रहे हैं पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम में आज हम चर्चा करेंगे भारत के स्वास्थ्य की। जी हां, आपको यह जानकर शायद ताज्जुब भी हो कि हमारे देश में लोगों को स्वस्थ रहने के लिए कर्जदार होना पड़ता है। लोगों को अपना इलाज कराने के लिए जमीन और गहने बेचने पड़ रहे हैं। स्वास्थ्य बहुत अहम है सभी के लिए और स्वस्थ रहने की चाह में देश की लगभग 24% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीने को मजबूर है। क्यों स्वस्थ रहना इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद संभव हो पाता है? क्यों इलाज के कारण कर्ज लेने को मजबूर है जनता? क्यों सरकार लोगों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने में नाकाम साबित हो रही है? इन तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा और इस दौरान हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमारे ग्रुप एडिटर एनके सिंह हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हो चुके हैं। एनके, बहुत स्वागत आपका। स्टूडियो में आप शामिल हो रहे हैं और आज स्वास्थ्य के तमाम पहलुओं को जानने समझने की कोशिश करेंगे और यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे स्वस्थ रहने के लिए कर्जदार होना एक मजबूरी है भारत में। शुरू करते हैं आज का पोस्टमार्टम। तो बीमार होने की जितनी बड़ी कीमत भारत में चुकानी पड़ रही है, उतनी शायद ही किसी और देश में। स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने में सरकार के नाकाम रहने के कारण लोगों को इसके लिए कर्ज लेना पड़ रहा है, जिसके कारण वो कर्ज में तो डूब ही रहे हैं, उनके रहन सहन के स्तर में भी भारी गिरावट हो रही है। भारत में बीमार होने का मतलब है कर्ज में डूबना। जी हां, स्वास्थ्य क्षेत्र की बुनियादी समस्या ये है कि सरकार इसे अपनी समस्या मानती ही नहीं। सरकार स्वास्थ्य पर जीडीपी का लगभग 1% खर्च करती है, जबकि 30 साल से इस बारे में बातचीत चल रही है कि इसे बढ़ाया जाना चाहिए। गौरतलब है कि 2004 में जब मनमोहन सिंह की पहली सरकार बनी थी, तो साझा न्यूनतम कार्यक्रम में यह वादा किया गया था कि 2012 तक स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च बढ़ाकर जीडीपी का 2 से 3% कर दिया जाएगा। लेकिन यूपीए 1 ही नहीं, यूपीए 2 में भी सरकार इस लक्ष्य की ओर बढ़ती भी नहीं दिख रही है। प्रधानमंत्री की सलाहकार समिति की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया के उन देशों में है जहां स्वास्थ्य पर खर्च में सरकार का हिस्सा काफी कम है। इसका नतीजा ये है कि लोगों को इलाज का ज्यादातर खर्च अपनी जेब से भरना पड़ता है। देश के स्तर पर देखें तो स्वास्थ्य पर खर्च का 2/3 से ज्यादा हिस्सा लोग अपनी जेब से भरते हैं। भारत की अधिकतर आबादी, चाहे गांव या शहर हो, दोनों ही जगहों पर ओपीडी ट्रीटमेंट या अस्पताल में भर्ती होने के लिए लोग निजी क्षेत्र की शरण में जाते हैं और कर्ज लेकर इलाज कराते हैं। भारत जैसे गरीब देश के लिए ये एक गंभीर विषय है। विश्व बैंक के अनुमान के मुताबिक स्वास्थ्य पर खर्च की वजह से लगभग 24 लाख लोग, यानी कि देश की आबादी का लगभग 2% हिस्सा हर साल गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। सरकारी इलाज की सुविधाएं नहीं होने की वजह से निजी क्षेत्र में इलाज काफी खर्चीला होता है और अक्सर लोग खेत या कोई और जायदाद तक इलाज के लिए बेच देते हैं। जबकि एक आंकड़े के मुताबिक दान देने वालों की संख्या दोगुनी हो गई है, जो कि भारत की जीडीपी के 0.4% है। साधना न्यूज ब्यूरो, दिल्ली। तो अन्य देशों के मुकाबले भी भारत में स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं बेहतर नहीं हैं, चरमराई हुई हैं और न ही इस पर इतना खर्च ही किया जाता है। शायद ये कहा जा सकता है कि क्या वाकई भारत इतना स्वस्थ है कि यहां बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत ही नहीं है। हम इस पर और राय लेंगे। हमारे साथ हमारे ग्रुप एडिटर एनके सिंह स्टूडियो में शामिल हैं। तो इनके हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चाहे हम सरकार की नीतियों की बात करें या नीति निर्धारकों की बात करें, उनकी सोच सही मायने में गरीबों के लिए कहिए या जो भी मरीज हैं भारत के, उनके लिए व्यवहारिक तौर पर सकारात्मक नहीं साबित हो रही हैं। क्यों ऐसा इनके? ऐसा क्यों? क्या हम ये कह दें कि भारत स्वस्थ है, शायद इसीलिए इतना पैसे की जरूरत नहीं महसूस होती है सरकार को भारत के लिए स्वास्थ्य? नहीं, जब हमने संविधान रखा था, जब संविधान बनाया, तो कंसेप्ट ये था कि ये एक कल्याणकारी राज्य होगा। कल्याणकारी राज्य में जो सबसे पहली शर्त होती है कि प्रजा के स्वास्थ्य की, शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य पे होगी। धीरे धीरे हम भूलते गए उसे। सरकारी अस्पताल में कुत्तों का निवास हो गया। आप देखें कि बेड के अगल बगल कुत्ते मंडराने लगे और कुल मिला के लोग भागने लगे, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं से घबरा के भागने लगे। प्राइवेट में आए, तब तक आ गया 30 साल बीत चुके थे, 40 साल बीत चुके थे, लिबरलाइजेशन का फेज आया और धीरे धीरे 1991 तक आते आते जब आर्थिक उदारीकरण की नीति लगाई गई,
तो उसके बाद स्वास्थ्य का खर्च इतना बुरी तरह से भागा है ऊपर कि आज जब गरीब अगर मरता है तो सिर्फ एक ही कारण है कि स्वास्थ्य की वजह से कर्जे में डूब रहा है, उसका परिवार बुरी हालत में होता है, उसके यहाँ शिक्षा खत्म हो जाती है। और लगातार राज्य ने अपनी जिम्मेदारी को धीरे धीरे हटाना शुरू किया। आज स्थिति यह है कि राज्य का कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो कि स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो। आपने एक आंकड़ा गलत दिया है, जीडीपी का 2% नहीं है ये, बल्कि हमारे बजट का 2.5% है। जीडीपी का 2% अगर दे दें तो बहुत कुछ हो जाए। जीडीपी का 2% नहीं है, बल्कि ये बजट का हमारे 2.5% है। हमारा रक्षा पे जो बजट है वो करीब 13% है। शिक्षा पे हम 3 से 4% खर्च करते हैं, जो कि कम से कम 6% होना चाहिए। और स्वास्थ्य पे हमें कम से कम 3 से 4% खर्च करना चाहिए। लेकिन उसको छोड़ दीजिए, आप जो खर्च कर रहे हैं वो भी भ्रष्टाचार। आप देखें, आज जो सबसे बड़ी घटना हुई है वो ये है कि स्वास्थ्य को लेकर केंद्र सरकार ने जो भी पैसा भेजा था, उत्तर प्रदेश में आज एक सीएमओ मारा गया, उसके बाद दूसरा सीएमओ, डिप्टी सीएमओ मारा गया और जेल में मारा गया। और उसकी श्रृंखला ये माना जा रहा है कि मंत्री तक पहुंचती है। 1000 करोड़ रुपए का जो केंद्रीय बजट था उसका बिना किसी टेंडर के उसने बांट दिया, कोई टेंडर नहीं किया। तो वो पूरा का पूरा करप्ट चैनल में चला जा रहा है। तो ये जो बजट हमारा 29,000 करोड़ के आसपास का होता है केंद्रीय बजट, उसका सारा पैसा करप्शन में चला जा रहा है। उस गरीब आदमी को कुछ भी नहीं मिल रहा है। खतरा यह है कि देश में जिस तरह स्वास्थ्य संबंधी चीजें हो रही हैं, अगर प्राइवेट सेक्टर इसी तरह हावी रहा इंडिया के हेल्थ केयर में, तो आने वाले दिनों में इतनी मजबूरी हो जाएगी कि मतलब बीमार पड़ना लग्जरी माना जाएगा। मतलब ये माना जाएगा कि कोई आदमी बीमार पड़ गया तो वो खत्म हो गया है। ये स्थिति भयावह होती जा रही है और खास करके मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वे ये ज्यादा सीरियस हो रही है। आप देखें 65% आदमी इसका शिकार है, जो कि अपने जैसे ही वो बीमार पड़ता है तो कर्ज लेता है, वो कर्ज लेके चलता है। और जैसे ही कर्ज लेता है तो इसका मतलब है उसका जो पूरा का पूरा पॉवर्टी लेवल से जरा सा भी ऊपर उठना चाहता है तो कर्ज की वजह से फिर से नीचे आ जाता है। एनके, आप हमारे साथ बने हुए हैं चर्चा में, लगातार हम आपसे और भी पहलुओं पर राय लेंगे, लेकिन इस सबके बीच हमारे साथ खास मेहमान आर्थिक विशेषज्ञ आकाश जिंदल जी जुड़ रहे हैं। आकाश जी, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज पर। धन्यवाद जी। आकाश जी, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत में स्वस्थ रहने के लिए कर्ज होना एक मजबूरी है। क्या आप इससे सहमत हैं? जो फिलवक्त नीतियां हैं स्वास्थ्य को लेकर के, जो बजट बनाया जा रहा है, आपको लगता है कि वो सही है आज के हालात में? जी हाँ, बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूँ। हिंदुस्तान में स्थिति ऐसी आ गई है कि स्वस्थ रहने के लिए मध्यम वर्ग को या निम्न मध्यम वर्ग को कर्ज लेना ऑलमोस्ट कंपल्शन हो गया है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashpurewebs.com ने जो रिसर्च की है वो ये बताती है कि आज की तारीख में मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। जो नॉर्मल सर्जरीज भी हैं वो 2 लाख से 5 लाख रुपए में कॉस्ट कर रही हैं, चाहे आपकी किडनी की ट्रांसप्लांट सर्जरी हो, बाईपास सर्जरी हो, और इस तरह की सर्जरी जो है एक कॉमन प्लेस हो गई है। तो आम जो निम्न मध्यम वर्ग या मध्यम वर्ग का व्यक्ति है उसकी इतनी सेविंग्स नहीं होती है कि इस तरह की सर्जरीज वो करा सके, और ये सब सर्जरीज लाइफ सेविंग सर्जरी है। तो ऐसी स्थिति किसी भी लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली के सामने आती है तो उस केस में उन्हें लोन लेना पड़ता है, और वो लोन और बड़ी सिरदर्दी बन जाता है। मान लीजिए परिवार का एक ही अर्निंग मेंबर है और उसकी बाईपास सर्जरी है, उसके लिए लोन लिया जाता है। तो एक तो वो व्यक्ति बाईपास सर्जरी के बाद 3 महीने तक कोई काम नहीं कर सकता, उसके बाद भी कार्य क्षमता कुछ हद तक कम हो जाती है, और साथ ही साथ उस लोन की ईएमआई शुरू हो जाती है। तो दोनों तरीके से जो है आदमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उसके इनकम लेवल एक तो पहले रुक गया है, दूसरा आकाश जिंदल जी, योर कंटेंशन इज वेल टेकन। मैं एनके सिंह बोल रहा हूं। मैं अगर इसकी तुलना अमेरिका या यूरोपियन कंट्री से करूं तो वहां पे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बहुत ज्यादा हैं और उसका काफी लाभ समाज को मिलता है। गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, सोशल सिक्योरिटी की जो इंश्योरेंस स्कीम्स है वो है। इंडिया में अभी तक सोशल सिक्योरिटी स्कीम का कवरेज जो है वो सिर्फ 16% लोगों को मिल पाया है। तो लगता नहीं कि सबसे पहली जरूरत है कि हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स ले आए? बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। अमेरिका का मैंने अध्ययन किया हुआ है। अमेरिका हालांकि हर स्टेट का वहाँ पे अलग लॉज और रेगुलेशन है। ज्यादातर स्टेट्स में वहाँ पे क्या रेगुलेशन है कि अगर व्यक्ति अस्वस्थ पड़ जाता है और वो व्यक्ति मात्र एक गवर्नमेंट को सर्टिफिकेशन अपनी तरफ से लिख के दे देता है कि आई कांट टेक अप द मेडिकल एक्सपेंसेस, उसके बाद
सरकार की लायबिलिटी बन जाती है हर तरह के मेडिकल एक्सपेंसेस। और मेडिकल एक्सपेंसेस का नाम ये नहीं है कि किसी जो है लो कॉस्ट हॉस्पिटल में दे दिया जाए, यहाँ फैसिलिटी अच्छी ना हो, उसे सबसे बढ़िया हॉस्पिटल में जहाँ प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है वहां एडमिशन मिलता है और मेडिकल सर्जरीज और ट्रीटमेंट सारा उसका टेक केयर किया जाता है। जब अमेरिका जैसे समृद्ध कंट्रीज में ये हालात हैं, जहां लोगों की इनकम पावर है, यहाँ लोगों की जो एक्सपेंडिचर पावर है, तो इंडिया जैसी कंट्रीज जिसमें बार बार हम बात करते हैं कि 40 करोड़ या 80 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, यहाँ तो जो मेडिकल सिक्योरिटी है वो उतनी ही जरूरत है जितनी की फूड सिक्योरिटी की हम बात करते हैं। हेल्थ एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी यहाँ पे होना चाहिए। और आज के जमाने में जब हेल्थ जो है लगातार कॉस्टली बनती जा रही है, कई बार आप लोगों के साथ बड़े अच्छे शोज किए इन्फ्लेशन पे, लेकिन एक चीज मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, हेल्थ इन्फ्लेशन जो हेल्थ का कवर है या हेल्थ के लिए जो कॉस्ट आती है उसकी इन्फ्लेशन तो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। मेडिकल एक्सपेंसेस की इन्फ्लेशन नॉर्मल इन्फ्लेशन को कई हद तक जो है आउट परफॉर्म कर रही है। जी आकाश जिंदल जी, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण ये आपकी राय भी रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ आकाश जिंदल जुड़े थे और इस वक्त हमारे साथ हमारे ग्रुप एडिटर एनके सिंह भी लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं। एनके, बातें बहुत सारी हो रही हैं, ठीक है, कुछ पॉलिसीज की बात हुई और अमेरिका की भी बात करते हैं। हालांकि बराक ओबामा ने कुछ समय पहले भारत की जो हेल्थ सर्विस उस पर सवाल भी उठाया था, क्वालिटी को लेकर उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया था। तब हमारे मंत्रालय की तरफ से बड़ा भड़काऊ सा, ये कि भड़क गए थे लोग, बयान दिया गया था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वाकई क्वालिटी है क्या हमारे यहाँ हेल्थ सर्विस को लेकर? नहीं, स्टेट में तो हेल्थ सर्विस है ही नहीं है, वो लगभग नॉन एग्जिस्टेंट है। जो डॉक्टर है वो गांव में जाता नहीं है, अगर उसकी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पे उसका तबादला हो गया है तो वो लाखों रुपए देता है इस बात के लिए कि फिर से किसी और दूसरी जगह चला जाए। अगर वहां चला गया है तो वो कभी जाता नहीं है, बल्कि उसकी जगह प्रैक्टिस करता है किसी कस्बे में आके। तो रूरल हेल्थ सर्विस जो हमारे यहाँ है, खास करके स्टेट सेक्टर की जो है, वो लगभग खत्म हो चुकी है। अब जब वो प्राइवेट के यहाँ जाता है तो इसकी स्थिति यह है कि हमारे यहाँ टोटल करीब 50 करोड़ मजदूर हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों मिला के। ऑर्गेनाइज सेक्टर में 3 करोड़ मजदूर है, बाकी 47 करोड़ से ज्यादा मजदूर अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं। उनके लिए कोई हेल्थ सेक्टर की स्कीम नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है। इनके मैं आपके साथ इस चर्चा में आगे बढ़ता हूं, वक्त हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, थोड़ा सा हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से लौटेंगे तो कुछ और महत्वपूर्ण पहलू लेकर आएंगे। भारत में स्वास्थ्य को लेकर क्या स्थितियां बनी हुई है और इन सब के बीच हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, जैसा कि अभी हमारे चर्चा में हमारे ग्रुप एडिटर कह रहे थे कि वाकई जो राशि खर्च की जा रही है क्या वो सीधे तौर पर मरीजों तक, स्वास्थ्य के महकमे के लिए जो जरूरत है वो उन तक भी पहुंच पा रही है, या जो कड़ियां हैं उसमें घून भी लग रहा है। इस पर होगी चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद, जल्द होगी वापसी।